बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, आपने हमें भारतीय कृषि पेज पर अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है भारतीय कृषि फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्कार। चलिए लोगों को थोड़ा और जुड़ जाने दीजिए। राघव जी राम राम। गुड इवनिंग दशरथ जी। चलिए निर्मल जी शुरुआत करते हैं। मैं हरि सिंह मीणा, कृषि वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, अभी IGFRI झांसी में कार्यरत हूँ, जिसका एक रीजनल सेंटर है राजस्थान में, अविका नगर टोंक में। वहाँ पे वैज्ञानिक के पद पर हूँ और सस्य विज्ञान मेरा विषय है। आप सभी से निर्मल जी ने बताया था इस ग्रुप के बारे में कि हमारा भारतीय कृषि एक ग्रुप है, उस पर किसानों की समस्याओं के लिए और किसानों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करने का और उनको कुछ बातें बताने का अवसर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खरपतवार प्रबंधन। तो अभी किसान भाइयों, ये रबी की जो सीज़न है, रबी का जो सीज़न है उसकी बुवाई चल रही है, जिसमें आप कुछ लोगों ने सरसों की, चने की बुवाई अब तक कर चुके होंगे या फिर अब कर रहे होंगे, लेकिन गेहूं की बुवाई में अभी थोड़ा वक्त है। तो खरपतवार प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, जिसमें ये जानना जरूरी है कि खरपतवार कितना नुकसान अपनी फसलों को कर सकते हैं और इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है फसल का, और कैसे अब हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो खरपतवार की जब बात करते हैं तो खरपतवार आप सभी लोग जानते हैं कि फसलों में जो अनचाहे पौधे आ जाते हैं, चाहे वो दूसरी फसल का ही क्यों ना हो, वो खरपतवार के रूप में जाना जाता है। आप सभी को ये पता ना होगा कि खरपतवार 30% से लेकर 90% तक फसल की उपज को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यदि हम इनका समय रहते हुए नियंत्रण कर लें तो टेक्निकल इश्यू तो हम अच्छी खासी उपज फसल से ले सकते हैं। तो जनरली आपको पता है खरीफ ऋतु में बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न होता है, बहुत अधिक खरपतवार आते हैं। और रबी के सीज़न में खरपतवार थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, चना की फसल है, इन फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो खरपतवार नियंत्रण से जुड़ी हुई कुछ आधारभूत बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बातें लगभग पता सबको होती हैं लेकिन करता कोई नहीं है। और आपको पता है कि इलाज से बेहतर है सावधानी।
अगर हम खरपतवारों की रोकथाम कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित है कि उससे खरपतवार नियंत्रण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मृदा स्वास्थ्य को भी और हमारे किसान भाइयों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो कुछ रोकथाम की बातें हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो अब बीज हम इस्तेमाल करते हैं वो एक प्रमाणित बीज होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह के खरपतवार के जो बीज होते हैं उनका मिलावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार के बीज अगर अपने बीज में, फसल के बीज में मिले हुए हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से अपने खेतों में चले जाते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो गेहूं की फसल है उसमें गेहूं का मामा गुल्ली डंडा एक खरपतवार होता है, जो कि पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही रीजन में पाया जाता था। आजकल वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और नीचे भी इस एरिया में भी ये बहुत ज़्यादा में हो रहा है, क्योंकि बीज के साथ में मिलके खरपतवार का बीज आ जाता है और उससे वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले ये है कि अपन को साफ सुथरा बीज इस्तेमाल करना है। दूसरी बात कि जो खेतों में अपन मशीनें यूज कर रहे हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, उन मशीनों की साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मशीनों के साथ में कई सारे खरपतवारों के बीज, क्योंकि खरपतवारों के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि मशीनों में अटक के और एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं, तो उनसे अपने खेतों में खरपतवारों के बीजों की मात्रा बढ़ती है। और खरपतवारों के बीज ऐसे होते हैं कि वो एक साल में नहीं मरते हैं, वो एक साल दर अपनी दिखाते रहते हैं कि जो उनकी अंकुरण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मशीनों की साफ सफाई करनी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अपन गोबर की खाद यूज करते हैं, गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, वो सड़ी हुई गोबर की खाद यूज करनी चाहिए, ताकि होता यह है कि पशु जो खरपतवार खाते हैं वो उनके बीजों को पचा नहीं पाते हैं, तो सीधा वो गोबर में आ जाते हैं, और गोबर की खाद अगर अच्छे से सड़ी हुई नहीं है तो वो अपने खेतों में उनके बीज आ जाते हैं। तो सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। चौथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो खेत के चारों ओर अपनी मेड़ हैं और सिंचाई की क्यारियां हैं उनको साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा भी बीज अपने खेतों में फैलता है। फिर आता है अपनी फसल पे कि अपन जो फसल की जो वैरायटी है, किस्म है, उसका चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अच्छी किस्म होगी तो अच्छी फसल होगी, और जब अच्छी फसल हमारे पास होगी तो जो अच्छी फसल होती है वो खुद खरपतवार नियंत्रक का काम करती है, क्योंकि एक कमजोर फसल होगी, कोई भी खरपतवार उस पर हावी हो जाएगा और फिर उसके बाद उसमें उपज अपने आप नीचे गिरने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब फसल अपनी स्वस्थ होगी तो खरपतवार अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। चौथी अपनी बात है कि पोषक तत्वों का जो प्रयोग करते हैं अपन, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सबका इस तरह करें कि अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा हो, कि जैसे फास्फोरस और पोटेशियम वाले जो फर्टिलाइजर हैं उनको बुवाई के टाइम पे दें, और नाइट्रोजन को ऐसे नहीं कि एक साथ डाल दिया है, उसको कम मात्रा में 1/3 पहले दे दो, उसके बाद में फिर दूसरी डोज उसके हिसाब से देनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन सीधा गेहूं की, कि गेहूं में खरपतवार प्रबंधन के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, रबी के सीजन में जो खरपतवार आते हैं वो मुख्यतः दो तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले, एक सकरी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मुख्यतः जैसे बथुआ हो गया, कृष्णनील हो गया, हिरणखुरी हो गया, सेंजी हो गया, और भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार इस सीजन में आते हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवार मुख्यतः जो गेहूं की फसल में आता है वो गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा जिसको कहते हैं, और गेहूं सा भी बोलते हैं कई एरिया में। तो इस खरपतवार ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है गेहूं की फसल को अभी तक।
और ये जो उसके साथ में जंगली जई जो आती है, जंगली जई भी बहुत ही नुकसानदायक होती है इनके लिए, गेहूं की फसल के लिए। और उसके साथ में मोथा भी आता है। तो ये सारी जो ये सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले, ये दोनों मिलके एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि भाई अब इनका, क्योंकि जो रसायन अपन इस्तेमाल करते हैं वो या तो सकरी पत्ती वाले के लिए होते हैं या चौड़ी पत्ती वाले के लिए होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप रसायन यूज नहीं करना चाहते हैं, रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो गेहूं में जो क्रांतिक अवस्था होती है खरपतवार प्रबंधन की, वो होती है गेहूं की बुवाई से लेके और 35 दिन तक। गेहूं की बुवाई से लेके 35 दिन तक अगर हमारा खेत खरपतवार रहित होगा तो उपज में सबसे ज्यादा अपन, तो 35 दिन तक अपन को गेहूं के खेत को खरपतवार से मुक्त रखना है। तो उसके लिए अगर निराई गुड़ाई करनी है तो 20 से 25 दिन बाद, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरी निराई गुड़ाई अपन 40 से 45 दिन बाद कर सकते हैं बुवाई के। और तीसरी बात जो है वो ये है कि एक सिस्टम है बुवाई का जिसको बोलते हैं फर्ब सिस्टम, FIRB, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो कूड़ होता है वो 30 सेंटीमीटर का रखा जाता है और जो उसकी बेड होती है वो 70 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। तो चौड़ी बेड और एक 30 सेंटीमीटर का जिसमें अपन पानी देना है। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, कूड़ जो है 30 सेंटीमीटर का और जिस पे अपन को बुवाई करनी है वो 70 सेंटीमीटर का एक रेज्ड बेड होता है। उस बेड पर अपन बुवाई कर सकते हैं। और जो पानी सिंचाई जिसमें करना है, सिंचाई अपन कूड़ में कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो पानी की बचत, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी की बचत। इस सिस्टम से, जो फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम है, फर्ब सिस्टम, तो इस सिस्टम से अभी तक रिसर्च से सामने आया है कि 35% तक पानी की बचत हो सकती है। दूसरा, खरपतवार जो है वो मेनली कूड़ में ही आते हैं और रेज्ड बेड पर खरपतवार बहुत कम आते हैं। तो उनको नियंत्रण करना बहुत आसान होता है और इससे उपज भी हमारी बढ़ती है। तो इस सिस्टम से हम खरपतवार का एक प्रबंधन कर सकते हैं। और गेहूं में इस तरह की बात है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा नाइट्रोजन देने से खरपतवारों का प्रबंधन किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रहे कि खरपतवारों की वृद्धि अगर अच्छे से हो गई है तो ज्यादा नाइट्रोजन देने से फसल को कम नाइट्रोजन मिलेगी और खरपतवार को ज्यादा मिलेगी। इससे खरपतवार और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा देने से पहले ये देखें कि फसल की स्थिति क्या है। अगर फसल हमारी थोड़ी सी खरपतवार से ऊपर है तो हम 25 किलो नाइट्रोजन बढ़ा के दे सकते हैं फसल में, जिससे कि फसल की वृद्धि होगी और खरपतवार नीचे दब जाएगा। ये तो हुई हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जिनको बोलते हैं कि जो हम नॉर्मली करते हैं और इनके करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है मृदा को। लेकिन दूसरा है रासायनिक, जिसमें अभी की जो लेटेस्ट हैं, अभी जो खरपतवार नाशी हम इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं के खेतों में, वो है सल्फोसल्फ्यूरॉन 25 ग्राम प्लस मेटसल्फ्यूरॉन 4 ग्राम। ये दोनों को मिक्स करके मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सल्फोसल्फ्यूरॉन 25 ग्राम, मेटसल्फ्यूरॉन 4 ग्राम, दोनों को मिक्स करके 400 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर के लिए स्प्रे कर सकते हैं। यह करना है 25 से 30 दिन बाद। बुआई के 25 से 30 दिन बाद सल्फोसल्फ्यूरॉन 25 ग्राम, मेटसल्फ्यूरॉन 4 ग्राम, दोनों को मिक्स करके 400 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए स्प्रे कर सकते हैं बुआई के 25 दिन बाद।
25 से 30 दिन बाद। ये तो अब ये जो मिक्सचर है, ये सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब बात आती है कि ये जो गेहूं का मामा है, गुल्ली डंडा है, ये गुल्ली डंडा कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर खेत में आ रहा है तो उसके लिए एक दूसरा खरपतवार नाशी है पायरोक्सीसल्फोन। 187.5 ग्राम की दर से, उसमें पायरोक्सीसल्फोन नया हर्बिसाइड है, नया एक खरपतवार नाशी है। पायरोक्सीसल्फोन 187.5 ग्राम प्लस उसके साथ में मिला के पेंडिमेथिलिन, दोबारा बोल रहा हूं, पायरोक्सीसल्फोन 187.5 ग्राम प्लस पेंडिमेथिलिन 750 ग्राम, दोनों को मिलाकर 400 लीटर पानी में 20 बुवाई के 1 से 2 दिन बाद, बुवाई की उसके जस्ट 48 घंटे में हमको उसकी स्प्रे करना होता है। क्योंकि ये जो हर्बिसाइड हैं, ये जो खरपतवार नाशी हैं, ये प्री इमरजेंस इनको बोलते हैं, जो कि बुवाई के 1 दिन बाद ही करने होते हैं इनका स्प्रे। तो ये है पायरोक्सीसल्फोन प्लस पेंडिमेथिलिन, इन दोनों को 400 लीटर पानी में बुवाई के 1 से 2 दिन बाद स्प्रे करना होता है। कई बार होता यह है कि ये हर्बिसाइड, ये खरपतवार नाशी अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो अगर लोकल मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो दूसरा एक ऑप्शन है कार्फेंट्राजोन। कार्फेंट्राजोन एक नया, ये भी एक नया हर्बिसाइड है, नया खरपतवार नाशी है, जिसकी जो 20 ग्राम 400 लीटर पानी में 25 से 30 दिन बाद, बुआई के 25 से 30 दिन बाद 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो गेहूं की फसल में इस तरह से हम खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। एक नई जो तकनीकी है वो है संरक्षण खेती, जिसमें शून्य जुताई और फसल अवशेष को मिलाकर एक नई तकनीकी है, उससे भी खरपतवारों का प्रबंधन किया जा सकता है। उसमें जो खरपतवार हैं वो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में, कम संख्या में आने लगते हैं। और उस पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन की मात्रा, हमारे मृदा में कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी वहाँ पर बने रहते हैं। तो कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है अपने मृदा में, जिसकी वजह से दूसरे पोषक तत्व भी मृदा में जुड़े रहते हैं। तो जो शून्य जुताई है उसके साथ में अगर फसल अवशेष, जो पिछली फसल का फसल अवशेष, चाहे वो मक्का की फसल है, कपास की फसल है, अरहर की फसल है, उस तरह की जो खरीफ की फसलों में अपन फसल अवशेष बचा है, उसको फसल अवशेष को शून्य जुताई के साथ अगर उपयोग करें तो वो एक अपने आप में खरपतवारों को दबाने का काम करता है और खरपतवार बहुत कम उस पद्धति में आते हैं। तो वो भी एक तरीका है। पंजाब हरियाणा में इस पद्धति को बहुत सारे किसान अपना रहे हैं और इस खेती का वहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप या नहीं है जहाँ पर फसल अवशेषों की बहुत कमी है, लेकिन जहाँ पर फसल अवशेष बहुत अधिक मात्रा में हैं वहाँ पर इस पद्धति को अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी फसल, चने की फसल की। चना एक दलहन फसल है जो कि जिसकी जो फसल का जो पौधा होता है वो इतना ज़्यादा फैलता नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए शुरुआत में उस पर खरपतवारों का दबाव बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इतना ज़्यादा वो खेत में फैलता भी नहीं है। और इस वजह से उसमें जो खरपतवारों से नुकसान की सीमा है वो 30 से 60% तक
उपज में नुकसान खरपतवार कर सकते हैं। उसका जो क्रांतिक समय है वो है उसकी बुवाई से लेके 30 दिन तक। उसकी बुवाई से लेके 30 दिन तक फसल खरपतवारों से रहित होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त की जा सके। अब चने की फसल में जो खरपतवार आते हैं वो नॉर्मली बथुआ है, कृष्णनील है और हिरणखुरी है और सत्यानाशी है, मोथा है। मोथा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस फसल में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मोथा की। तो उसके लिए क्या करना है कि पेंडिमेथिलिन 750 ग्राम से लेके 750 से 1 किलो तक, 750 ग्राम से 1000 ग्राम तक, इसकी मात्रा अपन 400 लीटर पानी में 1 हेक्टर के लिए स्प्रे कर सकते हैं पेंडिमेथिलिन। तो पेंडिमेथिलिन जो रहता है वो अब हमको स्प्रे करना होता है बुवाई से 1 दिन या 2 दिन बाद। 2 दिन से ज़्यादा उसका समय नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इतना प्रभावी नहीं रह पाएगा। तो चने की फसल में पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल खरपतवारों के लिए प्रबंधन में बहुत ही उपयोगी है। पेंडिमेथिलिन अभी सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रहा है, जो कि बुवाई से 1 से 2 दिन बाद ही अपन को इस्तेमाल करना होता है। और अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिन बाद चने में निराई गुड़ाई की जा सकती है, जो कि सभी किसान भाई अच्छे से जानते हैं। तीसरी फसल अपनी आती है सरसों की फसल। सरसों अभी बुवाई उसकी चल रही है, लोग बुवाई कर रहे हैं और कुछ लोग पछेती बुवाई भी करेंगे। तो सरसों की फसल में सरसों की फसल का जो सबसे बढ़िया एक बात होती है कि वो बहुत जल्दी से वृद्धि कर लेती है। तो उसकी वृद्धि इतनी जल्दी होती है कि शुरुआत का जो फेज है, शुरुआत में अगर खरपतवारों का प्रबंधन कर लिया अच्छे से, तो बाद में खरपतवार प्रबंधन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो चौड़ी पत्ती वाला एक फसल है, दूसरा उसकी वृद्धि बहुत तेज होती है। तो इस वजह से बाद में उस फसल को खरपतवार प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शुरुआत में उसमें प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो क्रांतिक अवस्था है फसल, तो बुवाई से लेके और 25 दिन तक, 25 से 30 दिन तक अपन को खरपतवार रहित उस फसल को रखना होता है, ताकि शुरुआत में उसकी फसल को खरपतवार रहित रखा जा सके। उसके लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरा जो रसायन है वो अगेन पेंडिमेथिलिन है। पेंडिमेथिलिन बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है सरसों में, बहुत जगह इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। पेंडिमेथिलिन 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक 400 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 1 से 2 दिन बाद आपको इसको स्प्रे करना है। दूसरा, जो सरसों की बुवाई करते हैं वो 2 तरीके से किसान भाई करते हैं। पहला होता है छिड़काव विधि से करते हैं, दूसरा कतार में बुवाई करते हैं। तो छिड़काव विधि से जो बुवाई करते हैं उसमें खरपतवार आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कतारों में जो बुवाई करते हैं उसमें खरपतवार थोड़े कम आते हैं। और जो खरपतवार कम भी आते हैं, और दूसरा कतार में बुवाई करने का एक अच्छा फायदा ये होता है कि खरपतवारों को नियंत्रण करने में आसानी होती है। और छिड़काव विधि से अगर अपन बुवाई कर रहे हैं तो खरपतवारों को नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है, निराई गुड़ाई में भी परेशानी आती है। तो एक चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरा, सरसों की फसल में पलवार का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। पलवार जिसको मल्चिंग बोलते हैं नॉर्मली। तो इसमें क्या होता है कि जो कतार में अपन बुवाई कर रहे हैं सरसों की, उसमें पिछली जो फसल है, खरीफ की फसल का कोई भी अवशेष अपने पास है तो उसकी पलवार अपन कर सकते हैं। उस पलवार से जो खरपतवार हैं वो दब जाएंगे और फसल अपनी बाहर वापस वृद्धि कर सकती है। तो पलवार जो होती है वो न केवल खरपतवारों को ही कंट्रोल करती है, वो
हमारे देखो पानी की बहुत बचत करती है, क्योंकि जो नमी रहती है मृदा के अंदर पलवार से वो नमी बनी रहती है, जैसी जैसी वैसी होती है वैसी के वैसी वहाँ पे होती है। और तीसरा सबसे बढ़िया जो इस पलवार का फायदा होता है कि मृदा में कार्बन को ये वृद्धि करती है, और कार्बन मृदा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय मृदा हैं, चाहे वो उत्तर भारत की हों या दक्षिण भारत की हों या पश्चिम भारत की हों, सभी मृदाओं में कार्बन की बहुत कमी देखी गई है। तो कार्बन की जो कमी है वो सिर्फ दो तरीके से पूरी की जा सकती है। या तो हम बहुत ज़्यादा उसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद डालें, या जो पुराना फसल अवशेष है उसको ज्यों का त्यों उसमें मिला दें, या फिर उस पर उसकी पलवार कर दें। तीसरा, हरी खाद से भी कार्बन को ऐड किया जा सकता है। और जब कार्बन अगर हमारी फसल में अच्छा होगा तो हमारी मृदा में अच्छा होगा तो फसल अपने आप ही बहुत अच्छी होगी। इसलिए कार्बन पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार भी इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हमारी मृदाओं में जो कार्बन बहुत कम होता जा रहा है वो कैसे भी करके बढ़े, ताकि मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे। मृदा का स्वास्थ्य कार्बन पर ही निर्भर करता है, इसलिए कार्बन की मात्रा हमको अपने मृदा में बढ़ानी है, जिससे कि हम लंबे समय तक फसल से उत्पादन ले सकें। खासकर उत्तर भारत में ये बहुत ज़्यादा समस्या है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन एरियाज में जो पराली है उसको जलाने का और ये जो परंपरा है उस परंपरा की वजह से मानो, या फिर किसानों में जानकारी का अभाव है उस वजह से मानो, कैसे भी ये कार्बन की मात्रा दिनों ब दिन घटती जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको कार्बन की मात्रा मृदा में बनाए रखनी है। सरसों की फसल में पलवार के अलावा हम रसायन, मैंने बता ही दिया आपको, पेंडिमेथिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम पेंडिमेथिलिन यूज नहीं कर पाए हैं और बाद में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारी फसल में, तो उसके बाद में हम 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,4-D का इस्तेमाल ये अपने 25 से 30 दिन बाद कर सकते हैं। और सरसों की फसल की एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे किसानों के सामने आ रही है, जो कि है औरोबंकी, जिसको रूखड़ी बोलते हैं। और ये रूखड़ी जो है एक परजीवी खरपतवार है। परजीवी खरपतवार क्या होता है कि उस फसल के ऊपर ही निर्भर करता है। तो रूखड़ी जो खरपतवार है सरसों की फसल की जो जड़ है, जड़ के साथ खुद की जड़ को अटैच कर लेता है और उससे ही वो अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। तो उस जिस तरह से वो अटैच रहता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार अगर ये हमारे खेतों में पहुंच जाता है तो उसका नियंत्रण करना किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। खासकर बिहार में इस रूखड़ी से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और कई 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 इलाके ऐसे हैं जहां पर रूखड़ी की वजह से किसानों ने सरसों की फसल बोना ही बंद कर दिया है। तो एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है ये औरोबंकी, जिसको लोकल भाषा में रूखड़ी बोलते हैं। इस खरपतवार के रोकथाम ही इसका बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे पहले तो ये है कि सरसों का बीज जो है वो प्रमाणित स्रोत से ही हम खरीदें। दूसरा, अगर हमारे खेत में रूखड़ी कहीं पे भी सरसों के साथ में दिखती है तो उसको उखाड़ कर सिर्फ वहाँ पर मेड़ के पास फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बीज वहाँ पे भी रहेंगे और फिर बाद में वापस खेत में आ जाएंगे। इसलिए उसको उखाड़ कर जला देना चाहिए।
रूखड़ी को। जब भी अगर कोई खेत में हमें दिखे तो सबसे पहला काम है रोकथाम, कैसे भी करके रूखड़ी का रोकथाम करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा प्रकोप रूखड़ी का हुआ है, सरसों के खेतों में, तो उसके लिए ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड का अभी रिसर्च से प्राप्त हुआ है कि मतलब ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड को अगर सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो उससे उसका प्रबंधन हो सकता है। ग्लाइफोसेट 25 ग्राम शुरुआत में, बुआई के 25 दिन बाद ग्लाइफोसेट 25 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर सावधानी से जहां पर भी हमें खरपतवार ज़्यादा दिख रहा है वहां पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में उसका दूसरा जो रिपीटेड उपयोग है वो 50 ग्राम की दर से, पहला 25 दिन पर 25 ग्राम ग्लाइफोसेट, दूसरी जो डोज है वो 50 ग्राम 55 दिन पर। बुवाई के 55 दिन बाद ग्लाइफोसेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो खरपतवार नाशी है वो नॉन सेलेक्टिव है, जिस किसी फसल के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करेंगे उस फसल को नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमको इसको सेलेक्टिव वे में, और जिसकी जो डोज है, जो इसकी दर है, उसको बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना है। 25 ग्राम मतलब 25 ग्राम ही होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा हमने इस्तेमाल की है तो हमारी फसल को ये चौपट कर सकता है। इसलिए ग्लाइफोसेट को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा रूखड़ी का बचाव ही उपचार है। अभी तक इस पर कोई अच्छा ऐसा मिला नहीं है जिससे कि इसका अच्छी तरह से प्रबंधन किया जा सके। और खरपतवार प्रबंधन में यही सब बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। और मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। डॉक्टर निर्मल मीणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे भारतीय कृषि पेज पर आपसे रूबरू होने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।